हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, घर में सेफ होगे। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की कि ठीक है, जो बोर्ड मॉडल के बाद जो अगला मॉडल आया था वो कौन सा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो क्या थी, सिंपली एक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी जिसने एटम के बारे में बताया था कि हाँ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे, इलेक्ट्रॉन का मिल पाना एक पॉसिबिलिटी है, बट हम श्योरली नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही होगा। वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे और साथ साथ हिग्सनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता था। उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी थी। अब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है ना, या फिर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन एटम या ऐसे स्पीसीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, और बाकी जो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनके लिए एक अलग अप्रोक्सीमेशन मेथड आते हैं जो कि तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो देखो, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ना हमें 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, ठीक है, NLM, ठीक है। 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और साथ साथ आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आज हम क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्वांटम नंबर है क्या। तो देखो, क्वांटम नंबर सिंपली है क्या, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो हेल्प करते हैं हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने के लिए। एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा उसकी लोकेशन बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसकी एनर्जी कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, किस तरह के ऑर्बिटल में होगा, तो वो सब बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं, क्वांटम नंबर से। तो देखो, क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच हेल्प इन फाइंडिंग लोकेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कि क्वांटम नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में लोकेशन वगैरह जानने के लिए मदद करते हैं। और क्वांटम नंबर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में, ठीक है। और हमें क्वांटम नंबर पता है तीनों चारों, तो हम उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि हाँ भैया ऐसा होगा, इस एनर्जी का होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले 3 क्वांटम नंबर तो हमें कहाँ से मिलते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री से, यानी कि जो हमने पढ़ा आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वहाँ से। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर बाद में एक्सपेरिमेंट करके आया था, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये शेल बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। मान लो तुम्हें मालूम है कि जैसे न्यूक्लियस होता है बीच में, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल होती हैं। शेल क्या है, सिंपली एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली एनर्जी लेवल में होगा, पहली शेल में होगा, दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, चौथी में होगा, कुछ इस तरह से। और साथ साथ ये बताता है कि जो भी डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा। जैसे मान लो मैं ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस से पहली शेल कितनी डिस्टेंस पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, कि एवरेज डिस्टेंस क्या है। और साथ ही साथ ये एनर्जी भी बताया था ऑर्बिटल की, कि जिस भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसकी एनर्जी क्या है। और साथ ही साथ जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मतलब हायर शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता जाता है, तो उन इलेक्ट्रॉन के उन शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाता जाएगा उसके बीच में अट्रैक्शन कम होगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। कि तो विद इंक्रीज इन शेल नंबर एनर्जी ऑफ शेल या फिर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ठीक है। विद इंक्रीज इन शेल नंबर एनर्जी ऑफ शेल और इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज लेसर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब देखो, इस शेल नंबर की बात तो तुम वैसे 10th में भी पढ़ के आ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी शेल में, है ना। तो देखो, शेल के कुछ नंबर होते हैं, जैसे पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पाँचवीं शेल, छठी शेल, ठीक है। हर एक शेल को ना किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहली शेल को रिप्रेजेंट करते हैं के से, दूसरी को एल से, तीसरी को एम से, चौथी को एन से, पाँचवीं को ओ से, छठी को पी से, यानी कि हर एक शेल को रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन से। ये सब तुम 10th में भी बढ़ के आ चुके हो, ठीक है। जैसे पहली शेल है तो उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी शेल है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरी है तो उसे से रिप्रेजेंट करते हैं, चौथी है तो उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेल है कि एक्चुअली बस एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। जैसे पहली शेल में भी रह सकता है, दूसरी में भी रह सकता है, प्रोबेबिलिटी की सब बात चल रही है ना। और देखो, शेल के अंदर, जैसे शेल है, शेल के अंदर ना ऑर्बिटल होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। ऑर्बिटल की कहानी अभी आगे देखेंगे। तो एक किसी भी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, मैक्सिमम n², ठीक है। मान लो पहली शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, दूसरी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तीसरी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, कुछ इस तरह से। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n², ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले। और जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। के की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एल की, उससे ज़्यादा एम की, उससे ज़्यादा एन की, उससे ज़्यादा ओ की, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसे ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या जिसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब देखो जो शेल है, शेल के एनर्जी लेवल, अब इन एनर्जी लेवल के अंदर भी ना फर्दर डिवीजन होती है, कि इन एनर्जी लेवल के अंदर भी ना छोटे 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 एनर्जी लेवल होते हैं, उस जिसे क्या बोलते हैं सब शेल। जिनकी शेल के अंदर भी सब शेल होती है, शेल के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जिसे बोलते हैं सब शेल, जिसे SPDF वगैरह बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है, जो कि शेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताता है किसी भी शेल में। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है √L L+1 H/2 पाई। एल क्या है? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ठीक है H/2 पाई को कभी कभी H क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। और साथ ही साथ हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है एनर्जीज ऑफ सब शेल, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी F की होगी, उससे कम D की होगी, उससे कम P की होगी, उससे कम S की होगी। तो रिलेटिव एनर्जी के बारे में भी एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और हाँ, L की वैल्यू तो 0 हो सकती है, पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की शेल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। और हाँ, अब देखो जो L की वैल्यू है, L की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अब ये देख लेते हैं। तो देखो L की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो L की वैल्यू कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? L की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक। L की वैल्यू कहाँ से होती है? 0 to n-1। जरा इसका मतलब क्या है देखते हैं। जैसे मान लो अगर n की वैल्यू प्रिंसिपल शेल नंबर की वैल्यू होगी 1, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर शेल नंबर होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1, क्योंकि n-1 होगी, n क्या है? 2, तो इससे एक कमी होगी। n की वैल्यू मान लो प्रिंसिपल शेल नंबर की वैल्यू है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है कितनी? 3। तो L की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2, यानी कि n-1 तक पहुंच सकती है। ठीक है, और जितने भी L की वैल्यू होती है ना, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये हर एक नंबर किसी ना किसी सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो, तो अगर मान लो L की वैल्यू 0 होगी, तो वो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? S को। L की वैल्यू 1 होगी तो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? P को। L की वैल्यू 2 होगी तो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? D को। L की वैल्यू 3 होगी तो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? F को। L की वैल्यू 4 होगी तो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? G को। L की वैल्यू 5 होगी तो कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा? H को। तो देखो n की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, यानी कि कौन सी सब शेल हो गई? S। और n की वैल्यू 2 हो गई तो L की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 0 1, यानी कि L के अंदर, यानी कि दूसरी शेल के अंदर कौन कौन सी सब शेल हो सकती हैं? S और P। 0 के लिए S और 1 के लिए P। अगर n की वैल्यू 3 हो, यानी कि प्रिंसिपल शेल नंबर 3 है, तो उसके अंदर कौन कौन सी सब शेल प्रेजेंट हो सकती हैं? 0 1 2, या फिर यूँ बोल लो SPD। ठीक है, SPD सब शेल प्रेजेंट हो सकती है। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। ठीक है, कुछ इस तरह से। और देखो किसी भी शेल के अंदर टोटल कितनी सब शेल होती हैं? जितनी भी उस शेल नंबर की वैल्यू होती है। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है तो कितनी सब शेल होंगी? 1। और n की वैल्यू 2 है तो कितनी सब शेल होगी? 2। n की वैल्यू 3 है तो टोटल कितनी सब शेल होंगी? 3। और तो नंबर ऑफ सब शेल इन अ प्रिंसिपल शेल या फिर मेन शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यानी कि किसी भी शेल के अंदर कितनी सब शेल होगी? जितनी n की वैल्यू होगी। ठीक है, और सब शेल की एनर्जी किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर, किसी भी मेन शेल के अंदर किस तरह से बढ़ती है? सबसे कम होती है S की, उससे ज़्यादा होती है P की, उससे ज़्यादा होती है D की, उससे ज़्यादा होती है F की। और हाँ, सब शेल वगैरह को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो पहली शेल की S शेल है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1S। या फिर जैसे मान लो सेकंड शेल है, उसके अंदर है सेकंड शेल के अंदर S और P सब शेल होगी, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2S 2P। और जैसे मान लो थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर कौन कौन सी सब शेल प्रेजेंट होती है? SPD। तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3S 3P 3D। इस 3S का मतलब कि तीसरी शेल की S सब शेल की बात कर रहे हैं, तीसरी शेल की D सब शेल की बात कर रहे हैं। अभी जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की, या जिसे ML से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो ना देखो, अब सब शेल के अंदर भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। जैसे S के अंदर 1 होता है, P के अंदर 3 होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं, कुछ इस तरह से। और साथ ही ये बताता है कि ओरिएंटेशन क्या होगी उन ऑर्बिटल की। जैसे मान लो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्या वो एक्स डायरेक्शन में होंगे, वाई ओरिएंटेशन में होंगे, जेड ओरिएंटेशन में होंगे। साथ साथ उसकी ओरिएंटेशन भी बताता है कि वो किस पोजीशन में होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है? 2L+1। एल क्या है? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो भी हम पढ़ रहे थे। अगर मान लो जैसे एस सब शेल है, उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगे? 1। उसका रीज़न देखो, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, तो ये फॉर्मूला लगाया तो कितने ऑर्बिटल आ गए? 1। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? 2 × 1 में 1, 2 × में 1 प्लस में 1 3।
डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है 2, तो बस फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू में 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली एफ सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 7, फॉर्मूले का यूज़ करके हमने निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो एम एल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो देखो इसकी वैल्यू होती है -L से +L, -L टू +L, जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। ज़रा इसका मतलब देखो, और मान लो एस सब शेल है, एस सब शेल के अंदर एल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, माइनस से प्लस तो कुछ हो नहीं सकता, तो एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जैसे मान लो पी सब शेल है, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एम एल की वैल्यू कितनी से कहाँ तक हो जाएगी -1 से +1, यानी कि -1 0 +1, जीरो भी इंक्लूड करना है बस ऑर्बिटल। और हाँ, इन ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्बों से ही है, और हर एक एम एल की वैल्यू हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। -1 0 +1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है डब्बे हैं इनकी ओरिएंटेशन क्या होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो डी सब शेल है, डी सब शेल के अंदर कौन कौन सी एम एल की वैल्यू हो सकती है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है -L से +L, यानी कि -2 से +2, तो कौन कौन सी इसके अंदर आ सकती है -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। बस इन सबको ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया -2 -1 0 +1 +2। तो ये सब बस माइनस प्लस वाली वैल्यू ओरिएंटेशन बता रही है ऑर्बिटल्स की, वो न्यूक्लियस के आसपास कैसे होगा। सिमिलरली एफ सब शेल के लिए देख लो, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 3, तो ये कहाँ से होगी -3 से +3, तो कौन कौन सी हो जाएंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो डिब्बे बनाए, इनके नीचे वैल्यू रख दी, ये सब वैल्यू किसकी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ठीक है। और हाँ, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये 3 ऑर्बिटल हैं, तो पी के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं 5, इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं 7, इन 7 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। बट हाँ, अगर इन ऑर्बिटल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टूट जाते हैं तब उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, तो हमने इसी बात को लिख रखा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबशेल हैज सेम एनर्जी विच इज़ कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथा, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटम से नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करके आया, जिसको एस और एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्या पड़ी, तो देखो देखा गया कि ना जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अर्थ की तरह घूमता है, यानी कि जैसे अर्थ एक तो पहले सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और साथ ही साथ इस पे ऐसे घूमता रहता है, एक तो अपनी एक्सिस पे घूमते 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 इस तरह से जैसे चक्कर लगाता है ना सन के यहाँ पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है। तो जो अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है तो दे भी घूमता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करे गए तो देखा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरीके से घूम सकता है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है। तो बस वहीं से स्पिन क्वांटम नंबर पैदा हुआ। तो देखो, इन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कि जैसे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे कि अर्थ से सूरज के चारों तरफ घूमता है और अपने एक्सिस पे घूमता है, कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ ये बोला गया कि ऑर्बिटल के अंदर ना इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज को जनरली +12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को -12 से, और क्लॉकवाइज को स्पिन अप इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। तो एक क्लॉकवाइज स्पिन होती है, इसे बोलते हैं स्पिन अप भी बोल देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, स्पिन डाउन भी बोल देते हैं। और हाँ, ये जितने भी क्लॉकवाइज स्पिन होती है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में घूम रहा है ऑर्बिटल के अंदर, तो उसे जनरली ऐसे ऊपर वाले हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसे हम डाउन वाले हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है क्लॉकवाइज के लिए तुम ऊपर वाला यूज़ करो, तुम इंटरचेंज करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो तुम क्लॉकवाइज के लिए ये कर रहे हो तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये करना पड़ेगा, और तुम क्लॉकवाइज के लिए ये कर रहे हो यूज़, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, ठीक है। यानी कि एक के लिए तुम +12 यूज़ कर सकते हो, एक के लिए तुम -12 यूज़ कर सकते हो। कि मान लो जैसे तुम चाहो तो क्लॉकवाइज के लिए -12 के लिए -12 भी यूज़ कर सकते हो, बट एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम्हें +12 ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम इंटरचेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसे +12 और -12 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, +12 और साथ ही साथ -12, ठीक है। और कोई भी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकता है। और साथ साथ जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, साथ साथ एक साथ मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, कुछ इस तरह से। तो देखो, जो बोर्ड ने जिन जिन चीज़ों को लेके बोर्ड फेल हो गया था वो सब क्वांटम नंबर ने बता दी थी। वो कैसे, देखो बोर्ड ने ये नहीं बता पाया था कि जब
उनको उन लाइंस माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उधर बहुत सारी छोटी छोटी लाइन थी। इसका रीज़न ये क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल से भी जम कर रहा है, जैसे मान लो एस से पी में जा रहा है, पी से डी में जा रहा है, कुछ इस तरह से, तो उस वजह से छोटी छोटी लाइन भी थी। साथ साथ उसने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लाइन टूट जा रही थी। उसका रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो लाइन अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेती हैं कि वो लाइनें टूट जाती हैं, स्पेक्ट्रम वाली लाइनें। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बहुत सारी बोर्ड्स की बातें सॉल्व कर दी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब समरी देख लेते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर एक्चुअली बताते क्या है, जैसे मान लो कोई भी हम किसी भी बंदे का घर ढूंढ रहे हैं, कि मान लो किसी भी एरिया में रहता है वो, उस घर के अंदर उस घर के अंदर दो लोग रहते हैं, एक का नाम है अप, एक का नाम है डाउन। ठीक है, ठीक है, हम उसके अंदर में से अब बंदे को ढूंढ रहे हैं कि अब बंदा कहाँ पे मिलेगा। जो भी लड़का अप है उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसे सिटी पता करनी पड़ेगी कि वो कौन सी सिटी में रह रहा है, तो वो क्या होगी, शेल। अब उस सिटी के अंदर भी बहुत सारे एरिया होते हैं, तो किस एरिया में रह रहा है वो क्या होगी, हमारी सब शेल। उस एरिया के अंदर भी कौन सा घर है, वो क्या हो गया, हमारे ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल के अंदर भी कौन सा बंदा चाहिए हमें, मान लो अप चाहिए। तो कुछ इस तरह से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्वांटम नंबर है, वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देते हैं कि उसकी सिटी कौन सी है, फिर उसका एरिया कौन सा है, फिर उसका घर कौन सा है, फिर उस घर के अंदर बंदा कौन सा है, कि अप वाला बंदा है, डाउन वाला बंदा है, कि हम किस बंदे की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमें क्वांटम नंबर से आइडिया लगता है लोकेशन का किसी भी इलेक्ट्रॉन की। हमें गिवन है 1s। 1s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेल नंबर को, कि इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को। सिमिलरली 2s 2p में 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेल को, और sp किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन s या p सब शेल में है। 3s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शेल का s सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। 3p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड शेल के, यानी कि थर्ड शेल के p सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 3d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड शेल के d सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन करेंगे तुम्हें और समझ आएगा। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3। ये बोल रहे हैं कि n=3 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी कि जब शेल नंबर 3 होगी तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं। या तो सिंपली सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो, n², n की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो थर्ड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल 9। या हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, सिंपली फॉर्मूला लगा दिया। तो एक हम लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रा वो देखो। तो देखो जैसे मान लो कि n की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, l की वैल्यू क्या आ सकती है 0 से n-1, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p सब शेल को। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s सब शेल को। ठीक है, तो देखो हम l की वैल्यू पता चल गई, तो हम हर एक सब शेल के लिए हम ऑर्बिटल बता सकते हैं कि जैसे 2l+1 का फॉर्मूला लगाओ तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे 5, p के अंदर 3, s के अंदर 1, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 9। या फिर तुम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ करके बता सकते हो, ज़रा वो देखो वो कैसे। तो डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी -l से +l, -2 -1 0 +1 +2, ये हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें तो ये हो गए 5 ऑर्बिटल। सिमिलरली पी सब शेल के लिए -1 +1 हो जाएगी, -1 0 1 +1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए पी में 3। सिमिलरली एस के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 1, क्योंकि एम एल की वैल्यू कितनी होती है 0। तो टोटल ऑर्बिटल काउंट करें तो कितने आ गए 9। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल बताओ कि कौन से ऑर्बिटल है, कौन सी सब शेल की बात हो रही है। तो देखो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, यानी कि l की वैल्यू 1 कब होती है जब p हो, p सब शेल हो। तो इधर से हमारा कौन सा ऑर्बिटल आ गया 2p। अब n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 कब होती है s, यानी कि शेल कौन सी है 4, यानी कि 4s सब शेल वगैरह की 4s ऑर्बिटल की बात हो रही है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा 3d रिप्रेजेंट करता है l=2 किसको रिप्रेजेंट करता है d सब शेल को। तो इधर से हमारा कितना आ गया 3d, यानी कि आगे वाले नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि शेल में कौन था, और ये पी एस डी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सी सब शेल है, कौन से ऑर्बिटल में है। एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 3, तो ये कौन था हमारे पास ऑर्बिटल वगैरह आ गया 5 है। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल वगैरह को। आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वांटम नंबर भी खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कैसा भी डाउट होता है आप लोग पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।